हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। मैंने आपको रेडॉक्स पे कुछ सवाल दिए थे, आपने बना लिया होगा। कुछ कठिनाइयाँ भी आई होंगी डेफिनेटली, मैं समझ सकता हूँ कि बिगिनर्स के लिए कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो मैं अभी इस चैप्टर पे 2 लेक्चर्स प्रॉब्लम कराऊंगा। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस चैप्टर इज़ हैव अ वेरी वाइटल रोल इन योर एग्जामिनेशन एज वेल एज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग में और इस चैप्टर में भी इसका बहुत रोल है। तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस करा देता हूँ। तो आज भी कराऊंगा, एक दिन और कराऊंगा। So it will help you to understand content in better way, right? It will help you to solve the problem. तो आज मैं बता के फिर आपको कहूँगा जो प्रॉब्लम मैंने दिया था उसको आप ट्राई कर लीजिए अगेन, एंड देन आफ्टर मैं फिर दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, फिर आपको होमवर्क दे दूँगा। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट वन। मैं सिर्फ एक काजल एक्सरसाइज कराता हूँ ताकि दूसरा आप उसके बिहाफ पे कर सके। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सभी में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता है। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? कि जितने भी रिएक्ट करते हैं सभी का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर होता है, और वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है ना? और ये सिर्फ यही मामला खत्म नहीं होता, हम लोग अभी 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहाँ भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ओके, सो सी बच्चों, कह रहा है कि क्वेश्चन 1 कह रहा है द मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयन, यू नो ऑक्सलेट आयन C2O4 -2। एक्चुअली ऑक्सलिक एसिड होता है बच्चों COOH एंड COOH, दिस वन इज ऑक्सलिक एसिड। ऑक्सलिक एसिड, इसमें से H++ निकाले तो यहाँ माइनस आएगा, इट्स ऑक्सलेट आयन। ओके, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यू कैन सी +3 एंड +3। ओके, सो कह रहा है कि द मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयंस ऑक्सीडाइज्ड बाई 1 मोल ऑफ परमैंगनेट आयन इज। ये सवाल एग्जैक्टली इसी तरह से बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, और मैं आपको बताऊं ये आखिरी बार नहीं पूछा गया, अभी बहुत बार हो सकता है इस बार परीक्षा में आने वाला हो। राइट, तो कह रहा है कि इसका कितना मोल ऑक्सीडाइज होगा। देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अगर उसको पूरा नंगा कर दो तुम, उसके सारे इलेक्ट्रॉन खींच लो, कितना देगा? 4। कौन सा स्टेट गेन करेगा? +4। तो वो क्या बन जाएगा? CO2। CO2 बच्चों कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कहते कहीं आग लगती है तो आप CO2 को यूज कर सकते हो, अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में। यू नो वाई? एक रीजन तो ये कि हवा से भारी है ना, ये रीजन हमको बचपन से पढ़ाया गया है कि CO2 हवा से भारी है। ऑब्वियसली भाई, हवा का मॉलिक्यूलर वेट कितना बच्चों? हवा का 1 मोल 29 ग्राम होता है, पता है ना आपको? तो हवा के 1 मोल का वेट कितना बच्चों? 29 ग्राम। इसके 1 मोल का वेट 44 ग्राम। तो हवा से भारी हुआ कि नहीं हुआ? तो एक तो ये कि हवा से भारी है तो भाई आग लगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ये जाके ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है। दूसरी बात, अब भाई हवा से भारी तो तुम भी हो, हम भी हैं, तो क्या आग लगे तो वहाँ हम कूद जाएं क्या? नहीं, क्यों? हमें आग लग जाएगा ना, लेकिन CO2 में आग नहीं लगेगा। जानते हो क्यों? आग लगना मतलब कंबस्शन, मतलब ऑक्सीडेशन। CO2 का ऑक्सीडेशन संभव नहीं है। क्यों? +4 स्टेट में है, 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, चारों निकाल दिया। भाई जैसे मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति बहुत, मैंने कई बार थोड़े गरीब लोगों को लड़ते देखा है, तो वो तैश में आके गुस्से में बोलते हैं कि आज तक कौनों का औकात नहीं हुआ कि हमारा कुछ बिगाड़ पाए। मैं सोचता हूँ यार, किसी की औकात नहीं हुई इसका कोई बिगाड़ पाए, तो बात तो सही बोल रहा है। क्यों? उसके पास इतना कुछ है ही नहीं खोने के लिए, उसका कोई बिगाड़ पाए। यू नो, इसको आप केमिस्ट्री के लिए बस समझो, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, केमिस्ट्री के उद्देश्य से समझो इसका। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास कुछ नहीं तो क्या बिगाड़ सकता है? मतलब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, चारों निकाल दिया। अब कार्बन का कैसे ऑक्सीडेशन कोई यहाँ कर सकता है CO2 में? तो बच्चों CO2 का कोई ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। तो 2 रीजन है कि फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज किया था। फर्स्ट रीजन इज इट्स हैवियर देन O2 एंड द सेकेंड रीजन इज इन CO2 कार्बन इज इन हाईएस्ट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है कि इसका कितना मोल को 1 मोल
MnO4 - 1 ऑक्सीडेशन कर पाएगा। पता है मैं आपसे इतनी बातें क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको केमिस्ट्री का बेहतर नॉलेज हो, आपको मालूम हो कि ये यहाँ से CO2 ही बनेगा, आपको मालूम हो कि CO2 का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, आपको मालूम हो कि हम गुणा भाग के अलावा केमिस्ट्री क्या कर रहे हैं, राइट। तो बच्चों देखो एसिडिक मीडियम में सवाल में दिया हुआ है अच्छा नहीं दिया है तो हम इसको एसिडिक ही मान के चलेंगे, ओके। नहीं दिया होता, अगर नहीं दिया तो हम एसिडिक मान के चलेंगे, ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना है। अगर सवाल में नहीं दिया तो क्या मानेंगे? एसिडिक। एसिडिक मीडियम में +7 से क्या होता है बच्चों? +2। 1 मोल कितना इक्विवेलेंट? 5 इक्विवेलेंट। तो ये कह रहा है कि 1 मोल परमैंगनेट आयन कितने मोल इसका ऑक्सीडेशन कर पाएगा। हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दोनों का बराबर होगा। ये कितना इक्विवेलेंट होगा? 1 मोल 5 इक्विवेलेंट। ये मान लो x मोल है बच्चों। देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितने कार्बन है बच्चों? +6, 2 कार्बन का +6, और ये 2 कार्बन कितना हो जाएगा? +8। हमेशा मैंने कहा कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम नहीं, पर मॉलिक्यूल निकालते हैं। तो हियर 1 मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम्स +6, सो हियर वी विल आल्सो मेक 2 कार्बन एटम्स इन +8, सो डिफरेंस विल बी 2। तो यहाँ 1 मोल 2 इक्विवेलेंट है, तो अगर इसका x मोल लेंगे तो इट विल बी 2x इक्विवेलेंट। तो जितना इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन वाले का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिडक्शन वाले के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बराबर होगा, सो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 5/2। सो मतलब 1 मोल परमैंगनेट आयन 5/2 मोल्स ऑक्सिलेट या ऑक्सिलेट आयन का ऑक्सीडेशन कर देगा। इज दैट? मजा आया आपको? एग्जामिनेशन में इतना समय नहीं लगता है, बच्चों को सब कुछ पता होता है, यही तो खूबसूरत बात है। केमिस्ट्री में नई बातें नहीं पूछी जा सकती है ना बच्चों। आपको पता होगा ऑक्सिलेट में +3 +3 +6 से +3 क्या करें? 2x लिखा था आपने, यहीं जगह क्या 2x कर दिया। ये आपको पता है कि 1 मोल 5 इक्विवेलेंट है, इक्वल टू 5 कर दिया, आंसर बोल दिया x इक्वल टू 5/2। ये आपने 5-10 सेकंड में आंसर निकाल दिया। एग्जामिनेशन में कर लोगे ना इतनी शॉर्ट में। अगर आपने ऐसा कर लिया तो क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा क्या हुआ कि आपका टाइम बच जाएगा, तो कोई लंबा प्रॉब्लम होगा वहाँ टाइम दे पाएंगे। लेकिन ऐसा कब होगा? जब आपको इस सवाल की सारी बातें पहले से आपके दिमाग में फिट हो, और ये केमिस्ट्री में की जा सकती है। केमिस्ट्री में डेटा फिक्स होते हैं बच्चों। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम नंबर 2। कह रहा है मोल ऑफ KMnO4 that will be needed to react with 1 mole of sulfite ion in acidic solution। now बच्चों सल्फाइट SO3-2 है ना, कि 1 मोल से कि 1 मोल को ऑक्सीडेशन करने के लिए सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों सल्फेट में मिलता है +6। देखो ये सल्फाइट है, जिसका स्ट्रक्चर एक बार हम आपको बता दें, वो हमेशा के लिए पता हो जाना चाहिए। ये कितना ऑक्सीडेशन नंबर हुआ इसका? +4। यहाँ कितना होगा बच्चों? +6। दोनों में एक सल्फर है ना? यस, वेरी नाइस। कितने का डिफरेंस हुआ? 2 का। इसका 1 मोल कितना इक्विवेलेंट? 2 इक्विवेलेंट। कह रहा है इसके 1 मोल का ऑक्सीडेशन करने के लिए एसिडिक मीडियम में कितना परमैंगनेट आयन चाहिए, कितना मोल चाहिए? इसका 1 मोल 2 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब परमैंगनेट का 1 मोल 5 इक्विवेलेंट, सपोज x मोल चाहिए, x 5x इक्विवेलेंट। इसका 1 मोल 5 इक्विवेलेंट होता है, हमने पहले प्रॉब्लम देखा। तो x मोल कितना होगा? 5x इक्विवेलेंट। सो x विल बी इक्वल टू 5/2। इस तरह के सवाल हमसे बहुत बार पूछे गए बच्चों, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि हमसे क्या पूछा गया यहाँ पर? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फाइट आयन इन एसिडिक सोल्यूशन। तो इसका 1 मोल कितना इक्विवेलेंट हुआ? 2 इक्विवेलेंट, राइट। सॉरी, ये x इज इक्वल टू कितना हुआ बच्चों? 2/5, ओके, 2/5, ओके, ये ऐसा हुआ। नाउ लेट्स सी, आपको कॉन्सेप्ट का आइडिया लग रहा होगा, है ना। वही KMnO4, वही K2Cr2 वही H2O2, वही थायोसल्फेट बार बार रिपीट होता है। आपके कॉन्फिडेंस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों इसका, जो मैंने आपको सवाल में दिया था। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो देखिए, उससे मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारे होमवर्क, तो वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। तो ये क्वेश्चन कौन से हैं, इसके लिए आप इसके जस्ट पहले वाला वीडियो जरूर देखिए। कह रहे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4
दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्जेलेट इन एसिडिक सॉल्यूशन। बच्चों फेरस ऑक्जेलेट, फेरस मतलब आयरन +2 स्टेट में होगा, ऑक्जेलेट आयन अभी हमने देखा इसको। हाँ, तो इसका हम KMnO4 से ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, KMnO4 से ऑक्सीडेशन कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में। द क्वेश्चन इज दैट कितना मोल KMnO4 चाहिए, ये कितना मोल चाहिए। मान लिया हमने x मोल चाहिए इसके ऑक्सीडेशन करने के लिए। देखो बच्चों, आपको पता है कि आयरन +2 का ऑक्सीडेशन क्या होता है, आयरन +3। आयरन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, +3। उससे ज़्यादा संभव ही नहीं है। मान लो किसी बच्चे को नहीं पता है, तो कब तक नहीं पता है भाई, अभी मालूम चल गया ना, पता हो गया है ना, अब उसको भी आइडिया लग गया। और हमको मालूम है कि यहाँ 2 कार्बन का +6 होता है और 2 CO2 बनेगा, ये +8 होता है। तो दोनों का ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन निकला, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन निकला बच्चों, 6 से 8, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कुल 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब इसका 1 मोल 3 इक्विवेलेंट है, राइट। तो कह रहा है, सवाल कह रहा है कि इसके 1 मोल का ऑक्सीडेशन करने के लिए कितना मोल KMnO4 चाहिए। तो इसका 1 मोल 3 इक्विवेलेंट है, इज इक्वल टू इसका 1 मोल एसिडिक मीडियम में 5 इक्विवेलेंट होता है। सपोज ये x मोल लग गया, x × 5, इसका 1 मोल 5 इक्विवेलेंट। सपोज इसका x मोल कंज्यूम हो गया, इट विल बी 5x इक्विवेलेंट्स। सो फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 3/5। ये हमारा आंसर हो गया। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, जब यही सवाल कर रहे हैं तो लग रहा है कि एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, नहीं, डेफिनेटली ऐसा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल कह रहा है बच्चों 25 ml of 0.50 molarity H2O2, 25 ml of 0.50 molarity H2O2 is added to 50 ml of, इसको मिलाया गया 50 ml of 0.20 molarity, 0.20 molarity KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। ओके, इन दोनों को मिलाया गया। इसमें क्या होगा बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन होगा। KMnO4 का कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसका क्या होगा, रिडक्शन, राइट। तो अब हमसे सवाल पूछा जा रहा है बहुत सारा। बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप समझ जाएंगे कि H2O2 जो है ऑक्सीडेशन इसका अगर होता है तो क्या बनेगा, O2। ऑक्सीजन -1 स्टेट में है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 एटम, यहाँ भी 2 एटम। KMnO4 का अगर रिडक्शन होता है बच्चों एसिडिक मीडियम में तो क्या बनता है, Mn+2। हमें मालूम है कि इसका 1 मोल 2 इक्विवेलेंट होता है, यस नो। आप चाहे तो रिएक्शन लिख के देख सकते हैं, यहाँ से देख लो साफ साफ, 2 ऑक्सीजन -2 हुआ और 2 ऑक्सीजन 0 हुआ। 0 और -2 में 2 का अंतर होता है, यस नो। तो इसका 1 मोल कितना इक्विवेलेंट हुआ, 2 इक्विवेलेंट। सो यहाँ फैक्टर 2 हो गया और यहाँ फैक्टर 5 है, हमको पता है। तो हम जरा देख लेते हैं बच्चों कि दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना है, क्योंकि हमको मालूम है कि जितना इक्विवेलेंट ये होगा वो उतने इक्विवेलेंट उससे रिएक्ट करेगा। तो लेट्स कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, ये 25 इंटू 0.50, ये ml है बच्चों, बाई 1000 कर दिया हमने। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल्स को भी 2 से गुणा कर दीजिए आप, क्या आ गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। इज दैट समझ में आया आपको, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम किया, क्या आ गया बच्चों, नंबर ऑफ मोल। 1 मोल कितना इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट, में 2 से गुणा कर दिया तो इसका इक्विवेलेंट हो गया। तो वी कैन कैलकुलेट इट। ये हो गया हमारा 25, 40 और 2 20 ना बच्चों। ये हमारा हो जाएगा 50 इंटू 10 की पावर -2। ये 20 इसको भाग दे देते हैं हम लोग, तो 20 दूनी 40, 10 100, 20 5 100 इंटू 10 की पावर -2। इतना इक्विवेलेंट हो गया बच्चों। बात ध्यान समझिए, हमारे पास H2O2 इतना इक्विवेलेंट है, यस नो। हमें कह रहे हैं कि हमें पता है कि H2O2, हमसे कह रहा है कि हमको इतना H2O2 दिया गया, इतना KMnO4 दिया गया ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि H2O2 बच जाएगा, KMnO4 बच जाएगा, ऑक्सीजन कितना मिलेगा। तो हम लोग पता कर लेते हैं कि लिमिटिंग एजेंट कौन है, या दोनों बराबर हैं।
हमको मालूम है कि इसका जितना इक्विवेलेंट होगा उतने इक्विवेलेंट इससे रिएक्ट करेगा या अदरवाइज। अब इसका हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं बच्चों। सो देखिए मोलरिटी इनटू वॉल्यूम 50 इंटू 0.2 मिलीलीटर है तो बाई 1000 कर दिया हमने, लीटर हो गया। इसका 1 मोल 5 इक्विवेलेंट हुआ ना बच्चों। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर इंटू 50 दूनी 100 20 5 चौके 20 9 ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -2 इक्विवेलेंट। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, ये जो है 5 इंटू 10 की पावर -2 इक्विवेलेंट है। ये जो है 2.5 इंटू 10 की -2 इक्विवेलेंट है, राइट। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि H2O2 का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कम है और KMnO4 का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ज़्यादा है। यहाँ हम इनका इंडिविजुअल इक्विवेलेंट इसलिए कैलकुलेट कर पाए बिकॉज सवाल में ये नहीं दिया है कि ये H2O2 KMnO4 से पूरी तरह रिएक्ट कर गया। आप ध्यान समझिएगा, जब हम ये कहते हैं कि ये उससे पूरी तरह रिएक्ट कर गया, तो जो रिएक्ट कर जाते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होता है, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन होता है। इन दैट केस सबका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये और ये लिए गए हैं, राइट। और लेकिन दिख रहे हैं कि इसका इक्विवेलेंट कम है, हमको इसका रिएक्शन पता है, इसका भी रिएक्शन पता है। सो जो कम इक्विवेलेंट है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट। तो H2O2 पूरी तरह कंज्यूम हो जाएगा, KMnO4 बच जाएगा। जितना ये इक्विवेलेंट है उतना इक्विवेलेंट खत्म हो गया। तो कितना KMnO4 बचा बच्चों, तो इसको घटा देंगे तो आया कितना 2.5 इंटू 10 की पावर -2 इक्विवेलेंट इतना बच जाएगा। अब कितना मोल बच जाएगा, हमको पता है कि इसका 1 मोल 5 इक्विवेलेंट है, तो जितना इक्विवेलेंट है उसको 5 से भाग देंगे, इतना मोल्स बच जाएगा। हमें सवाल में जो ऑप्शंस दिए बच्चों उसमें इधर आए कि KMnO4 0.005 मोल्स बच जाएगा। तो ये 0.005 मोल्स आ भी रहा है, यस नो। तो आंसर क्या होगा इसका, बी। समझ में आया आपको। इस सवाल में ये नहीं कहा है कि ये इससे रिएक्ट कर जा रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि इतना कंसंट्रेशन और वॉल्यूम लिया, इतना कंसंट्रेशन वॉल्यूम लिया, तो आपको बताना है कि रिएक्शन के बाद क्या होने वाला है। तो डेफिनेटली जिसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कम होगा उतना ही दोनों कंज्यूम हो जाएंगे, कि दोनों के इक्विवेलेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों कि 8 ग्राम सल्फर आर बर्न टू फॉर्म SO2 विच इज ऑक्सीडाइज्ड बाई Cl2 वाटर। कह द सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद BaCl2। अब देखो सवाल में क्या कह रहा है बच्चों कि हमने 8 ग्राम सल्फर लिया, जिसको जलाया गया तो SO2 बना, उसका क्लोरीन से ऑक्सीडेशन किया गया तो ये बन जाएगा SO4-2। बाद में इसको BaCl2 से ट्रीट कर दिया गया तो ये बन गया बच्चों BaSO4। हमसे BaSO4 के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है कितना मोल बनेगा। सो यू नो हम इस सवाल को रिडॉक्स से भी कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को हम रिडॉक्स से भी कर सकते हैं, मोल से भी कर सकते हैं। तो जब हमको सब कुछ पता होता है तो वी शुड अडेप्ट द वे विच इज़ एफिशिएंट, विच इज़ फास्ट, जो जल्दी हो सके ना बच्चों। तो जितना मोल सल्फर यहाँ पे होगा उतनी मोल सल्फर यहाँ पे होगा। अब सल्फर एटम कितना मोल है बच्चों, ये 8 ग्राम है, 8/32 होगा, है कि नहीं। और इसके 1 मोल में 1 मोल सल्फर है, यहाँ पर देखो BaSO4 के 1 मोल में 1 मोल सल्फर है, जितना मोल ये होगा उतनी मोल बनेगा, बोले सुनो। तो BaSO4 इतना मोल बनेगा, इतना मोल मतलब 0.25 मोल्स बनेगा। आसान हुआ ना। हमने कैसे किया बच्चों, हमने इसको POAC की हेल्प से कर दिया क्योंकि सल्फर यहाँ से है, वो रिएक्शन करते करते यहाँ चला आया है। तो वी कैन ऑल्सो ट्राई दिस प्रॉब्लम बाई रिडॉक्स मेथड, बट हियर मोल मेथड और यू कैन से POAC वेरी स्पेसिफिकली इज मोस्ट एफिशिएंट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बिकॉज जितना सल्फर यहाँ होगा उतनी सल्फर यहाँ होगा। एंड वी आर सीइंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ BaSO4 has 1 sulfur atom, so moles of BaSO4 will be equal to moles of sulfur 8/32 आंसर आ गया। समझ में आया आपको। तो यू कैन सॉल्व डिफरेंट अदर प्रॉब्लम्स जो मैंने दिया है, उसको भी मैं आपको बता के ये कहना चाहता हूँ कि आप उनको भी सॉल्व ऐसे ही करिए। ठीक है, आज मैं आपको नया होमवर्क नहीं देने वाला हूँ,
सिर्फ इसलिए कि आपको टाइम मिले और आप बाकी प्रॉब्लम्स को भी अपने तरीके से इनको ट्राई करिए, ठीक है। मैं भी 2-3 सवाल सब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस कराता हूँ आपकी, 2-3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कराता हूँ, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन दिया है, लेकिन सारे क्वेश्चन में बातें यही होनी है बच्चों। कह रहे कि आयरन कंटेंट ऑफ सर्टेन ओर, कोई एक ओर है बच्चों, ओर जानते हैं ना, और नेचर में पाए जाने वाले कंपाउंड्स होते हैं जिसमें से मेटल को निकाला जाता है, राइट। तो कह रहा है कि आयरन कंटेंट, उसमें आयरन कंटेंट जो है वो हमको पता लगाना है तो इसमें कितना आयरन है, और हम कैसे पता लगाएंगे? टाइट्रेशन से। उसका टाइट्रेशन हम किससे कर रहे हैं बच्चों? उसका टाइट्रेशन हम कर रहे हैं KMnO4 से। बच्चों ये दिया हुआ है KMnO4 एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहा है ओर के साथ में, और कह रहा है ओर में आयरन कंटेंट है, आयरन है, ये हमको पता लगाना है कितना आयरन है बाय द टाइट्रेशन। और कह रहा है कि फॉर्मिंग, हमको एक रिएक्शन दिया हुआ है, कह रहा है आयरन +2 स्टेट में है, ओके। सवाल में कह रहा है आयरन +2 स्टेट में है, और ये रिएक्शन दिया हुआ है कि आयरन +2 प्लस MnO4 -1 इन एसिडिक मीडियम। वैसे हमको रिएक्शन कोई ज़रूरत ही नहीं, बट इसमें रिएक्शन दे दिया है, राइट। इज आयरन 5+3 प्लस Mn+2 प्लस 4H2O, ये हमें कह दिया है। नाउ कह रहा है कि इसका इक्विवेलेंस पॉइंट मिला जब इसका पिंक कलर जो है डिसअपीयर हो गया। कह रहा है कि 0.202 ग्राम और रिएक्ट करता है 16.7 ml 0108 मोलरिटी KMnO4 के साथ। नाउ आपको बताना है व्हाट मास ऑफ आयरन +2 इज प्रेजेंट। आप बताना इसमें आयरन का मास कितना है, मास ऑफ आयरन +2 इस ओर में कितना है। दूसरा सवाल बच्चों आपका है, ये ए हो गया। क्वेश्चन नंबर बी है बच्चों आपका, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ आयरन, मास परसेंट ऑफ आयरन, आयरन का मास परसेंट क्या होगा। ये आपसे दो बातें सवाल में पूछी जा रही है बच्चों। वैसे जब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दे दिया तो वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट मेथड, और अगर बैलेंस नहीं दिया होता वैसे इसको भी हम रिडॉक्स से कर सकते हैं, राइट। हम कैसे भी कर सकते हैं, जैसे देखो हम इसका मोल निकाल सकते हैं ना, हमें इसका वॉल्यूम दिया है और मोलरिटी दिया है, क्या निकाल सकते हैं, मोल। और हमें क्या दिख रहा है कि इसके 1 मोल से इसका 5 मोल से रिएक्ट करता है, राइट। तो जितना मोल होगा उतना इंटू 5 करेंगे, इसका मोल आ जाएगा। और इसके मोल में इसका मोलिकुलर मास जो कि 56 ग्राम होता है से मल्टीप्लाई करेंगे, मास आ जाएगा। समझ आया आपको। हम क्या करेंगे, 16.7 ml है बच्चों, मिली मतलब 10⁻³ इतना लीटर हो गया, इंटू 0.0108 मोलरिटी, इतना मोल हो गया। कौन, KMnO4, राइट। और KMnO4 के 1 मोल से इसका 5 मोल्स रिएक्ट करता है। यहाँ मैंने रिडॉक्स का कुछ भी यूज नहीं किया, यहाँ मैं सिंपली क्या यूज कर रहा हूँ, मोल मेथड, बिकॉज हमको बैलेंस केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। बट हम रिडॉक्स से भी इसको कर सकते हैं, बताऊँ कैसे करेंगे। तो हम कहेंगे इसके 5 मोल से इसके 1 मोल से इसका 5 मोल रिएक्ट करता है, तो इतना मोल तो KMnO4 है, इंटू 5 करोगे तो इसका मोल आ गया। अब इसके मोल में अगर आप 56 से गुणा करोगे तो इतना इसका मास आ जाएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक मास आयरन कितना बच्चों, 56। ये हमारा आंसर हो ग्राम। कितना आसान है ना। नाउ मास परसेंट ऑफ आयरन, तो आयरन का मास निकल गया, सिंपल कितना बच्चों, 0.202 ग्राम। सो इतना बाई टोटल इंटू 100 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, यस नो। अगर हमको रिडॉक्स से करना हो बच्चों तो हम कैसे करेंगे, ये जितना मोल निकला किसका, KMnO4 का, उतना इंटू 5 करेंगे। हमको मालूम है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आयरन +2 मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4। तो इसका मोल निकालो, इंटू 5 कर दो, किसके में फैक्टर कितना आता है बच्चों, 5। ये हो जाएगा 16.7/1000 मतलब लीटर
इंटू 0.0108 इतना मोल इंटू 5, इसका एक मोल 5 इक्विवेलेंट है। नाउ इन केस ऑफ आयरन यू कैन सी ये +2 से +3 चेंज हुआ है, फैक्टर कितना हुआ 1, तो जितना मोल होगा उतने इक्विवेलेंट होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1। तो यहाँ से क्या आ गया, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन +2 आ गया। यस नो, आयरन का अगर नंबर ऑफ मोल n होगा तो इसका एक मोल में +2 से +3 हो रहा है बच्चों, फैक्टर कितना हुआ 1, तो जितना मोल उतना, तो यहाँ से n मोल निकल गया। देखो इसका मोल और इसका मोल बराबर है, इंटू 56 करोगे तो मास आ जाएगा। सो यू कैन, यहाँ पर देखो हमको बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन की ज़रूरत नहीं थी, बट हमको पता था कि इसमें 5 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। अगर हमें ये पता ना हो कि इसका फैक्टर 5 है और इसका फैक्टर 1 है तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे, राइट। वेरी नाइस, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। नाउ बच्चों एक सवाल मैं वो करा देता हूँ आपका। इसमें दिया हुआ है कि 50 ml, क्वेश्चन दिया बच्चों कि 50 ml एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका एक्वस सॉल्यूशन है, was treated with excess of Ki सॉल्यूशन। इसको हमने Ki के सॉल्यूशन एक्सेस लेकर के इससे हम रिएक्शन किए। ओके, कह रहा है कि इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये रिएक्शन सब हो रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में एसिडिक मीडियम में, और इस रिएक्शन में क्या मिला बच्चों, आयोडीन। और जो आयोडीन मिला उसको पूरी तरह ख़त्म करने के लिए हमें 20 ml 0.1 नॉर्मलिटी सोडियम थायोसल्फेट चाहिए, Na2H2O3 फॉर कंप्लीट रिएक्शन। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इन ग्राम पर लीटर। बच्चों आपको आयोडोमेट्री याद आया, मैंने आपको पढ़ाया था इसके प्रीवियस लेक्चर में। सो बच्चों जितना इक्विवेलेंट H2O2 होगा उतना ही इक्विवेलेंट Ki से रिएक्ट करेगा, उतना ही इक्विवेलेंट I2 मिलेगा, उतना ही इक्विवेलेंट I2 Na2H2O3 से रिएक्ट करेगा। यहाँ पे हमें दे दिया है, तो वी कैन से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2O2, बीच का हम सब खा जाते हैं, ये सब खा जाओ, इज इक्वल टू ये 20 × 0.1 बाई 1000, क्योंकि वॉल्यूम क्या है बच्चों ml में है, तो इतना इक्विवेलेंट है H2O2। तो बच्चों हमको पता है कि H2O2 का एक मोल 2 इक्विवेलेंट होता है, एक मोल 2 इक्विवेलेंट होता है। तो इसका मोल का वेट कितना बच्चों 34 ग्राम एटॉमिक वेट, बाई 2 कर दिया हमने तो इक्विवेलेंट वेट आ गया, इट इज 17 ग्राम। समझ आया आपको, एक मोल 2 इक्विवेलेंट, मतलब 2 इक्विवेलेंट का भार 34 ग्राम H2O2, तो एक इक्विवेलेंट का भार कितना होगा 17 ग्राम। इज दैट क्लियर। तो इक्विवेलेंट वेट इतना हुआ, H2O2 इतना इक्विवेलेंट है 50 ml में, हमें बताना है ग्राम पर लीटर में कितना होगा। बच्चों ध्यान समझो, इतना इक्विवेलेंट H2O2 है तो मास कितना होगा, ये 20/550 है ना, तो ये 1000 50 हो गया है ना बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 100 × 10⁻³ 3, इट्स 2 × 10⁻³ तो बच्चों इट इज 2 × 10⁻³ इक्विवेलेंट H2O2 है। इक्विवेलेंट तो मास कितना होगा, इक्विवेलेंट इंटू 17, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इंटू इक्विवेलेंट वेट, इतना ग्राम है 50 ml में, 50 ml सोल्यूशन में, तो 50 ml में 50 × 10⁻³ लीटर में। आंसर आ गया बच्चों ग्राम पर ml में। ये हमारा क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ आई आपको। हमने क्या किया, सिंपल देखो, आयोडोमेट्री कहीं भी यूज कर ले रहे हैं, हमको आयोडीन का इक्विवेलेंट निकल गया। आयोडीन इक्विवेलेंट कितना होगा, जितना कि थायोसल्फेट का होगा। ये कितना इक्विवेलेंट, जितना Ki। ये कितना इक्विवेलेंट, जितना H2O2। तो H2O2 और ये बराबर होंगे, तो इसका इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट निकल गया कितने में, 50 ml में। इक्विवेलेंट वेट मालूम है, बिकॉज 2 इक्विवेलेंट H2O2 1 मोल होता है, 1 मोल मतलब 34 ग्राम, यस नो। तो इक्विवेलेंट वेट निकल गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट वेट से गुणा किया, इतना मास है 50 ml में, सो वी कैन हैव ग्राम पर लीटर। मज़ा आया आपको, मुझे उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा आपको। एक बार आपको इन सब की हैबिट लग गई ना, आपके दिमाग में जब घुस गया ना, आपके दिमाग में कीड़ा हो गया ना रिडॉक्स का, फिर बस
सारे सवाल आप धड़ा धड़ा बना के छोड़ रख दोगे आप। बाकी बच्चे अपना जो है एक्सरसाइज करते रहेंगे, मुश्किल में फंसे रहेंगे, बट यू विल डू द प्रॉब्लम्स वेरी इजीली, राइट। एक और सवाल है बच्चों, मैं डिस्कस कर देता हूँ आपको। इट्स ए वेरी इजी प्रॉब्लम, मैं आपकी खूब प्रैक्टिस करा रहा हूँ, यू नो भाई। इसके बाद घर जा कर के इन सारे सवालों को, और कल मैंने आपको और भी क्वेश्चन दिए थे, उन सभी को ट्राई करिएगा। कल मैं फिर कराऊंगा और आपको कुछ और होमवर्क दे दूंगा, सो दैट मैं चाहता हूँ कि आप इन वीडियो देख के इन सबको प्रैक्टिस करके बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाए, राइट। आपका समय बर्बाद तब होता है जब उस समय में आप कुछ सीख ना पाते हो। अगर आप सीख लेते हो तो चाहे जितना समय देके सीखते हो आप, वो समय आपका यूजफुल हो गया, राइट। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई बच्चे हमसे कहने आते हैं सर इसको बनाने में मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया। हमके टाइम वेस्ट सिर्फ तभी होता है जब आप सीखे नहीं हो। अगर आप सीख लिए हो तो आपका टाइम यूज हो गया है। क्वेश्चन है बच्चों एक दिया हुआ है इसमें कि 1 ग्राम सैंपल है, 1 ग्राम। जब भी हम सैंपल बोलते हैं ना, इट मीन्स वी आर डाउटफुल अबाउट इट्स प्योरिटी। आई मीन सैंपल, आई मीन स्पेसिमेन टू बी टेस्टेड, कुछ है उसको टेस्ट करना है कि उसमें क्या है, राइट। कह सैंपल है Fe2O3 का, Fe2, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि Fe2O3 का मास इतना है, इसकी सैंपल का मास इतना है, ओके। इसमें अच्छा दिया है आगे, इसमें 55.2% प्योरिटी है, मतलब 1 ग्राम में 55.2% Fe2O3 है। इसको डिसॉल्व किया गया, आपको मालूम होगा Fe2O3 में आयरन +3 स्टेट में होता है ना बच्चों, यू कैन सी। इसको डिसॉल्व किया गया एंड इसको रिड्यूस किया गया बाय जिंक डस्ट, जिंक सॉलिड के माध्यम से रिड्यूस किया गया, और रिड्यूस हो क्या बन जाएगा, आयरन +2। नाउ कह रहा है कि अब इसके सॉल्यूशन को 100 ml बना दिया गया है, इसका वॉल्यूम 100 ml ले लिया गया। नाउ एंड एलिक्वेट क्या होता है कि उसका एक भाग, एलिकोट ना, उसका थोड़ा सा हिस्सा केमिकली, जब हम लोग मतलब 100 ml है, 100 ml से कुछ निकालते हैं हम लोग, तो थोड़ा निकालते हैं, उसको एलिकोट बोलते हैं, ALIQUOT, एलिकोट। केमिकली ये बहुत यूज किया जाता है बच्चों। एलिकोट मतलब हिस्सा किसी चीज़ का जिसको हम यूज करते हैं। तो कह रहा है कि एलिकोट ऑफ 25 ml, इसका हम लोग 25 ml ले लिए, दिस वन इज 100 ml, इसका हम 25 ml निकाल लिया, और ये जो है 25 ml को चाहिए 17 ml 0.0167 मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ एन ऑक्सीडेंट फॉर टाइट्रेशन। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, इसको एजेंट चाहिए टाइट्रेशन के लिए। आपको बताना है कि कितना इलेक्ट्रॉन given by the oxidation in the reaction of above titration. Calculate the number of electrons taken up by the oxidant in the reaction of the above titration. आपको बताना है जो ऑक्सीडेंट है ये कितना इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करेगा। ये क्या कर रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन कर रहा है। ऑक्सीडेशन कैसे कर रहा होगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा, तो कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन को ये खा रहा होगा। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम्ड बाई दिस टाइट्रेंट, ओके। ये क्वेश्चन है, मैं फिर समझ देता हूँ। 1 ग्राम Fe2O3 है। ये सवाल जब दिए आते हैं तो बहुत लंबे लगते हैं, परेशान करने लगते हैं, बट एक बार आपके दिमाग में आके फिट हो गया कि अच्छा इसमें ये कह रहा है, मामला ख़त्म। इट्स लाइक यू नो कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ हो, खोदते ही जगह आपने सही जगह निशान लगाया, पूरा ढह गया। इट्स लाइक दैट, यू नो, इट्स वेरी इजी। 1 ग्राम 55.2% प्योरिटी है, उसको रिड्यूस कर दिया गया है Fe+2 में। अब देखो इसके 100 ml में से 25 ml निकाला हमने, और 25 ml को ये मोलरिटी, ये है वॉल्यूम, तो उसको कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वो अपना रिएक्शन कर दे। सवाल में क्या, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ आपके लिए। सवाल में कह रहा है बच्चों, एन एलिक्वेट ऑफ 25 ml ऑफ दिस सोल्यूशन रिक्वायर्स दिस मच ऑफ द ऑक्सीडेंट फॉर टाइट्रेशन। Calculate the number of electrons taken up by the oxidant in the reaction of the above titration. Okay? Now see बच्चों, हम इसको कर लेते हैं। हमको ये 1 ग्राम दिया है बच्चों, हम पहले इसका मोल निकाल लेते हैं। मास निकाल लो, कैसे निकालोगे, 1 ग्राम का 55.2% है, 55.2 बाई 100, इतना मास Fe2O3 का है। नाउ उसके अगर हम लोग मोलिकुलर मास से भाग दे देंगे तो इतना Fe2O3 का मोल हो गया।
इतना इनटू अगर हम 2 कर देते हैं तो ये नंबर ऑफ आयरन आ जाएगा, और जितना आयरन होगा वही तो आयरन प्लस 2 बनेगा, इतना आयरन प्लस 2 आ गया। देखो 1 ग्राम में 55.2% है, तो हमने इस 1 का 55.2% निकाल लिया, तो ये निकल गया कि उसमें कितना Fe2O3 का मास है, उसके मोलर मास से भाग दिया इसके मोलर मास से, तो इसका कितना मोल है, और इसके 1 मोल में 2 आयरन है, गुणित 2 कर दो, तो जितना आयरन प्लस 3 में होगा वही आयरन प्लस 2 में कन्वर्ट हुआ होगा। इतना तो 100 ml में था, नाउ इसका हमने 25 ml 1/4 लिया, अब इसको हम 1/4 से गुणा कर देते हैं, 1/4 से, तो ये क्या हुआ, इतना आयरन प्लस 2 यहाँ प्रेजेंट है, इतना आयरन प्लस 2 प्रेजेंट है, जो कि इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के माध्यम से कन्वर्ट होगा आयरन प्लस 3 में। आयरन प्लस 2 क्या बनेगा बच्चों, आयरन प्लस 3, उसके ऊपर तो जा नहीं सकता। और इसमें फैक्टर कितना हुआ 1, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन प्लस 2, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2, कितना आया 1/2 इंटू 55.2 बाई 100 इंटू m क्या है, मोलर मास है Fe2O3 का, इतना आ गया। और ये जो दिया हुआ है बच्चों, इसका हम मोल निकाल लेते हैं, है ना, तो मोल कितना होगा, देखो जितना इक्विवेलेंट आयरन प्लस 2 रहा होगा उतने इक्विवेलेंट ये रहा होगा, तो अब ये कितना इक्विवेलेंट है ना, तो इसका मोल इंटू इसके 1 में कितना इलेक्ट्रॉन यूज होता है, 1 मोल कितना इक्विवेलेंट होगा, 1 मोल उतना ही इक्विवेलेंट होगा जितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, राइट। हम कर लेंगे इज इक्वल टू, है ना, ये वॉल्यूम 17/1000 इंटू 0.0167, इतना क्या हो बच्चों, मोल इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पूछा जा रहा है सवाल में, क्योंकि ये तो मोल है बच्चों, तो अब मोल और जितने इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, तो मोल इंटू इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और इसका इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, बराबर, यहाँ से वो निकल जाएगा। बात मेरी समझ आई क्या, चलिए फिर से रिपीट मार देता हूँ सवाल। अब देखो सवाल ऐसी भाषा में दिया है कि एग्जामिनेशन में बच्चा छोड़ ही दे इसको, लेकिन अगर you have understanding of at this level, so you can easily tackle the problem, right? Obviously this problem is not of the 1 minute, it will consume 2 to 3 minutes। तो प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में कुछ कम टाइम के होते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम के होते हैं, तो वो एवरेज ऐसे किया जाता है, राइट बच्चों। तो हमको 1 ग्राम में 55.2% है, हमने 1 का 55.2% निकाल लिया, तो इसका मास निकल गया, इसको हमने इसके मोलर मास से भाग दे दिया, तो इसका मोल निकल गया, इसके 1 मोल में दो आयरन है, तो 2 से गुणा कर दिया, तो आयरन का मोल निकल गया। अभी 100 ml में है, नाउ वी आर वर्किंग विद 25 ml, सो इसको मतलब इसका 1/4 से कर दिया, तो यहाँ आयरन प्लस 2 कितना है, निकल गया। आयरन प्लस 2 ऑक्सीडाइज होके सिर्फ आयरन प्लस 3 बन सकता है, फैक्टर 1, जितना मोल उतना ही इक्विवेलेंट होगा, तो ये हमने निकाल लिया, और उतना ही इक्विवेलेंट देखो ये भी होगा, तो इसका मोल निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से गुणा कर दो, क्योंकि मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से गुणा कर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई। आप इसको फिर से बड़े तल्लीनता से घर पे इन सारे प्रॉब्लम्स को, पहले इन्हीं प्रॉब्लम्स को अपने से ट्राई करिए, उनका आंसर निकालिए, एंड देन आफ्टर बाकी के जो प्रॉब्लम है उनको भी सोच के ट्राई करिए। अगली क्लास में मैं आपके लिए कुछ और बढ़िया शानदार प्रॉब्लम्स लेके आता हूँ। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।